we'll start discussing. लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर कंप्लीट किया था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद द फ्रेश टॉपिक. हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट ये नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हमने इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट किया, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स भी कंप्लीट किया. आज हम कैपेसिटर पूरा कंप्लीट हो गया था. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रेश टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट. पहले इसको बेसिक से समझेंगे, धीरे धीरे इसको डिस्कशन को एडवांस करेंगे. इलेक्ट्रिक मींस चार्ज. इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और करंट का मतलब होता है टू फ्लो. So electric means charge, current का मतलब हो गया to flow. So electric current is basically the flow of charges. जैसे water current होता flow of water, air current होता flow of air. In the same way electric current का मतलब हो गया flow of charges. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग. करंट को डिफाइन करते हैं rate of flow of charges, or it is called flow of charges, whatever you want to say. So electric current को हम डिफाइन करेंगे rate of flow of charges. अच्छा, रेट बोला है मैंने, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. इफ आई एम यूजिंग द वर्ड रेट हियर, सो रेट का क्या मतलब है कि फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम. इन द सेम वे आई हैव सेड ग्रेडियंट का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, एंड स्पेसिफिक का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू मास. सो हियर इट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और इट इज डिफाइंड एज dq by dt. सिंपल इंफॉर्मेशन पहले देखेंगे. So flow of charges per unit time, flow of charges per unit time, so that is called rate of flow of charges is called current. यूनिट क्या होगा इसका? चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, टाइम का यूनिट आपको ऑलरेडी मालूम है सेकंड. सो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकंड. एंड 1 कूलम पर सेकंड इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. इसका एक और यूनिट है, दैट इज एम्पियर. ओके. करंट एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? कैसा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी एक्चुअली, है ना. सो इट्स अ टेंसर क्वांटिटी. लेकिन सिंस हमारे सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी नहीं है, सो देयरफॉर अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, सो यू विल राइट स्केलर क्वांटिटी. ओके. सिंपल डेफिनेशन. करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, करंट का मतलब टू फ्लो. सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. सो आई इज इक्वल टू dq by dt. चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड्स. So therefore the unit of current is coulomb per second, and 1 coulomb per second is also called 1 ampere. It's a tensor quantity. अगर ऑप्शन में है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है so I'll write scalar. Fine. अब मुझे एक बात बताइए, इसका ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डिराइव क्वांटिटी? करंट फंडामेंटल. So it's a fundamental quantity. Fundamental quantity. These are basic informations. अब मुझे एक बात बताओ और सोच समझ के बोलना. ये तो इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, वैसे एवरेज करंट भी होगा. ये तो इंस्टेंटेनियस है, एवरेज कैसे करोगे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. मुझे एक बात बताओ, करंट इज इक्वल टू, मैंने बोला डी क्यू बाई डी टी. सो कैन आई से वन थिंग कि चार्ज और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे करंट देगा? यस. एक पॉइंट यहां से बनेगा, दैट स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ विल गिव. ये क्या देगा? इंस्टेंटेनियस करंट देगा कि एवरेज करंट देगा? इंस्टेंटेनियस.
ओके, और अगर हम इसमें आगे थोड़ा फर्दर एनालिसिस करें, सो व्हाट वी कैन से I इज इक्वल टू, मेरे पास इंफॉर्मेशन है dq by dt, सो कैन बी से dq इज इक्वल टू I into dt, राइट? सो कैन बी से फ्रॉम हियर दैट करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे फ्लो ऑफ चार्जेस देगा। बोल सकते हैं कि बेटा सब तुम्हारे सामने ही है, मैं सिर्फ उसको चेंज कर रहा हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। I is equal to dq by dt, मैंने dt को इधर शिफ्ट कर दिया, so integration of dq is equal to I into dt. So can we say कि करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे फ्लो ऑफ चार्जेस देगा? ओके, so लिख दीजिए एरिया ऑफ करंट एंड टाइम ग्राफ चार्ज, ये अपने को चार्ज का फ्लो देगा, विल गिव चार्ज फ्लो। सो दिस आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके आगे फिर बात करते हैं। सो करंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट है देयरफॉर विल यूज द टाइम, वर्ड टाइम, यूनिट होगा इसका एम्पीयर, इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, लेकिन टेंसर इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, तो हमारे लिए स्केलर होगा। फिर हमने डिस्कस किया कि चार्ज और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे इंस्टेंटेनियस करंट देगा, और करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे फ्लो चार्ज का फ्लो देगा। ओके, डन, लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। चलो आगे बात करते हैं। अब होता क्या है कि आप एक कंडक्टर को रियलाइज करो, आप एक कंडक्टर को रियलाइज करो, और इसको अगर आप कंडक्टर को एनालाइज करोगे अच्छे से, लेट्स हैव दिस कंडक्टर, ऐसे में कंडक्टर मान लेता हूँ, तो इस कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे, देयर इट विल हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस। तो इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है। आपको ऑलरेडी मालूम है कि एक मोल में ही 6.023 into 10⁻23 एटम्स होते हैं, एक मोल में ही, बोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा। तो आप समझो कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स। अब क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, इसका जो मूवमेंट होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट कंडक्टर के अंदर दो टाइप का होता है। पहला जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, रैंडम मूवमेंट या मोशन, व्हाटएवर यू वांट टू से, राइट मोशन। ये रैंडम मोशन क्या है? दिस रैंडम मोशन इज द मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि भाई इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे और ये चार्ज पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे, तो उस ये जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है इनसाइड कंडक्टर, इसको हम दो टाइप्स में, या वी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। द वन इज कॉल्ड रैंडम मोशन, द सेकंड वन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन। अब देखो होता क्या है कि ये जो रैंडम मोशन है ये थर्मल की वजह से, हीट की वजह से होता है। अब सराउंडिंग में हीट देंगे हम लोग, अब हीट की वजह से पार्टिकल वाइब्रेट करते रहेगा, पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल अगर मूव, चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो करंट फॉर्म करेगा, है ना? सो पहली बात, रैंडम मोशन इज ड्यू टू हीट, दिस मोशन इज ड्यू टू हीट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मोशन हीट की वजह से है, तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो ऑर्डर्ड वे में होगा या डिसऑर्डर्ड वे में होगा? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, सुपर। सो ये डिसऑर्डर्ड मोशन है चार्ज पार्टिकल, डिसऑर्डर्ड मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ये चार्ज पार्टिकल का डिसऑर्डर्ड मोशन है तो क्या इस मोशन की वजह से नेट करंट फॉर्म हो सकता है कि नहीं? नो।
ऑब्वियस सी बात है, आप सोच के देखो, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जिगजैग वे में कहीं भी घूम रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन डिसऑर्डर्ड है, इधर उधर चार्ज पार्टिकल अगर भाग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेट करंट नहीं फॉर्म कर पाएगा, है ना। सो नेट करंट विल कैनॉट बी देयर ड्यू टू रैंडम मोशन। They are due to random, हाँ या ना एवरीवन, इज इट क्लियर? क्योंकि रैंडम मोशन बेटा थर्मल की वजह से, हीट की वजह से, और हीट होने की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, इन चार्ज पार्टिकल का मोशन एक डायरेक्शन में नहीं, वो जिगजैग वे में इधर उधर भाग रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सब जिगजैग वे में मूव कर रहा है। अगर ये चार्ज पार्टिकल जिगजैग वे में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चार्ज पार्टिकल नेट करंट फॉर्म नहीं कर सकता, हाँ या ना। सो रैंडम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से देयर कैन नॉट बी अ नेट करंट। व्हाई? बिकॉज चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ डिसऑर्डर्ड मैनर। चार्ज पार्टिकल डिसऑर्डर्ड मैनर में घूम रहा है, और डिसऑर्डर मैनर में घूमने की वजह से वो नेट करंट फॉर्म नहीं कर पा रहा। कौस्तुभ, प्रणिका, क्लियर बेटा एवरीवन? ओके। ये जो रैंडम मोशन होता है बेटा, इसमें वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग, approximately velocity of charge particle in random motion is 10⁵. अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग, ऐसा तो कोई मेजर किया नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली रैंडम मोशन में चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली, राइट। और ये रैंडम मोशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, जिगजैग वे में घुमा, घूमते घूमते वापस वहीं पे चला गया। देखो ऐसा इसका कुछ मोशन है, तो जिगजैग वे में मूव कर रहा है, मूव करते करते पार्टिकल वापस अपने पोजीशन पे वहीं लौट गया। सो ऑब्वियस सी बात, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, नेट पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं है, देयरफॉर वो करंट नहीं बना पाएगा। इज इट फाइन? ध्रुव, ऋषिकेश, मानसी, क्लियर बेटा सबको ये पॉइंट यहाँ पे, है ना। सो ये जो रैंडम मोशन है चार्ज पार्टिकल का, रैंडम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ड्यू टू थर्मल इफेक्ट या हीट, व्हाटएवर यू वांट टू से। और इस केस में जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो डिसऑर्डर्ड मैनर में होगा, और डिसऑर्डर मैनर में होने की वजह से वो नेट करंट फॉर्म नहीं कर सकता। अप्रोक्सीमेटली चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी रैंडम मोशन में 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग। प्लीज एक्सप्लेन व्हाई अगेन, व्हाई देयर इज नो नेट चार्ज। कहाँ मैंने बोला कि नेट चार्ज नहीं है? ऋषिकेश, वेयर आई सेड बेटा कि नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज है इसमें, और वैसे भी कंडक्टर न्यूट्रल होता है, जितना उसमें प्लस चार्ज है उतना ही उसमें माइनस चार्ज भी होता है। कंडक्टर इज इंटायरली अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसमें नेट चार्ज नहीं बोल रहा हूं मैं, चार्ज का रैंडम मूवमेंट है, और चार्ज का रैंडम मूवमेंट होने की वजह से नेट करंट नहीं हो सकता, क्योंकि नेट करंट होने के लिए चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। यहाँ पे तो जिगजैग वे में जा रहा है, कोई करंट इधर बना रहा है, कोई करंट इधर बना रहा है, कोई करंट इधर बना रहा है, तो सम टोटल ऑफ द करंट विल बिकम 0। इज इट क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट? कौस्तुभ, स्मृति, प्रांजल, क्लियर एवरीवन? Yes. Okay, great. Yes. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। ये रैंडम मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे मिली। जो सेकेंड मोस्ट मूवमेंट होता है चार्ज पार्टिकल का कंडक्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन।
ड्रिफ्ट मोशन। अब ये जो ड्रिफ्ट मोशन होता है ये वन लाइनर मोशन है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा चार्ज पार्टिकल्स का। चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा इन ड्रिफ्ट मोशन। ऐसे है। अब इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो सभी चार्ज पार्टिकल का एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए। अब ये कैसे होगा देखिए, फॉर दिस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे बाहर से, तो क्या इन सभी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ऑपोजिट लगेगा, कि मैं माइनस साइन दिखा रहा हूँ, और प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में लगेगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इन ये जो अब अगर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से ये जब इस सभी चार्ज पार्टिकल्स जो है, इन सभी चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट हो गया, क्या वो ऑर्डर्ड मैनर में हुआ? Yes. Okay, so drift motion के लिए we need to apply external electric field. We need to apply external electric field. आपको एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा इस केस के लिए। अब इस केस में जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है, आप खुद ही देखो, जैसे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट हो गया ऑर्डर्ड वे में हो गया, ऑर्डर्ड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। इस केस में जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो ऑर्डर्ड वे में एक ही डायरेक्शन में है। अब मुझे एक बात और बताइए, अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का मोशन ऑर्डर्ड वे में है, तो क्या ये नेट करंट फॉर्म कर पाएगा? Yes. Okay, Yes. so net current will be formed. Net current will be formed. देखो कितना फर्क है। रैंडम भी एक मूवमेंट ही था, लेकिन रैंडम मूवमेंट होने की वजह से नेट करंट फॉर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि वो डिसऑर्डर्ड वे में, जिगजैग वे में मूव कर रहा था। बट ड्रिफ्ट की वजह से नेट करंट फॉर्म कर रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड देयरफॉर इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग नेट करंट। लेकिन रैंडम मोशन वाज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग नेट करंट, बिकॉज इन दैट केस द चार्ज पार्टिकल वाज मूविंग इन अ डिसऑर्डर्ड मैनर। यहाँ पे ऑर्डर्ड वे में है ना। अब अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करोगे, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी होता है, क्योंकि ये आगे जाएगा तो कोलिजन करेगा वगैरह। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम वीडी से डिनोट करेंगे, इट्स एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली uh, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली। ये obvious सी बात है, एग्जैक्ट यहाँ पे वेलोसिटी लिखने से बेहतर है कि आप स्पीड लिख दीजिए। अब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है चार्ज पार्टिकल का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ, रैंडम वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कौन ज्यादा है? Random. रैंडम। रैंडम बहुत ज्यादा है। रैंडम 10⁻⁵ है और ड्रिफ्ट सिर्फ 10⁻⁻⁴ है। लेकिन फिर भी नेट करंट कौन बना रहा है? ड्रिफ्ट बना रहा है कि रैंडम बना रहा है? Drift. ड्रिफ्ट। क्योंकि रैंडम में वेलोसिटी ज्यादा होने से करंट नहीं बन जाएगा। करंट में पार्टिकल्स अगर 1000 पार्टिकल है तो उसमें से मैक्सिमम पार्टिकल का सेम वे में मूवमेंट होना चाहिए, तभी तो जुड़ के सब नेट करंट सेम बनेगा। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग, in fact random motion has higher velocity, तभी भी वो करंट नहीं बना पा रहा है। ड्रिफ्ट के पास वेलोसिटी बहुत कम है कंपेयर टू रैंडम, लेकिन फिर भी ड्रिफ्ट ही करंट बना पा रहा है, क्योंकि इस केस में जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है वो ऑर्डर्ड मैनर में है, और उस केस में जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट था वो डिसऑर्डर्ड मैनर में था। Am I clear? ये एक्चुअली एक एवरेज वेलोसिटी है। क्लियर है बेटा, समझ में आया सभी को?
करंट क्या होता है, रैंडम मोशन क्या है, ड्रिफ्ट मोशन क्या है, इज इट क्लियर सर? व्हाई इज इट दैट लिस्ट लाइक? हाँ, मैं आता हूँ प्लेनिका, क्यों ये स्मॉल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्लेनिका इज सेइंग कि व्हाई रैंडम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज लेस देन द रैंडम, जबकि इसको तो बाहर से क्या सोर्स अट्रैक्ट करेगा तो तेजी से खींच के जाना चाहिए था। I got the point. Wait for a second, मैं बताता हूँ। Is it fine? Clear है? Yes. ओके, अब होता क्या है जरा आगे देखिए, समझना, और आपको पता चलेगा क्यों ड्रिफ्ट मोशन कम है रैंडम के कंपैरिजन में। सो लेट्स assume that we are having, yes स्मृति, एक्सीलेंट, सुपर। होता क्या है कि जब ये चार्ज पार्टिकल में आपने बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर की तरफ मूव करेगा और उस पर जो फोर्स लगेगा वो E into E है। लेकिन जब ये चार्ज पार्टिकल आगे जाता है बेटा, तो ये ऐसा नहीं कि फ्री है यहाँ पे चलने के लिए, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, लैटिस है, एटम, कैटायन है, अनायन, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पे लैटिस पकड़ के चलो, ये मेरा लैटिस है। तो होता क्या है, लैटिस का मतलब कि आयन हो गया आपका बेसिकली। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से गया, यहाँ गया और इसको टकराएगा, कोलिजन होगा। अब जब इसको कोलिजन होगा तो एक कोलिजन होने की वजह से ये रेस्ट में आ जाएगा। अब ये जैसे कोलाइड हुआ, रेस्ट में आया, फिर ये एक्सेलरेट करने लगा, फिर आगे जाके टकराएगा, फिर ये एक्सेलरेट करने लगा, फिर आगे जाके टकराएगा। ऐसे मल्टीपल कोलिजन होते होते चार्ज पार्टिकल आगे मूव करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है तो क्या कोलिजन होने की वजह से इसका वेलोसिटी में ड्रॉप आएगा या नहीं? कोलिजन होने की वजह से वेलोसिटी में ड्रॉप आएगा या नहीं? Yes, sir. Yes. And that's why drift velocity is less than compared to the random velocity, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर फ्री होता मूव करने के लिए तो लॉजिकल बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होता। लेकिन जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है, ये एक लैटिस को टकराया, टकराने के बाद रुक गया, एवरेज पकड़ के चलते, फिर एक्सेलरेट किया, फिर जाकर टकरा गया, फिर थोड़ा ही डिस्टेंस होता, ऑब्वियसली बात है, 1-8 किलोमीटर थोड़ी ही है, आगे गया, टकरा गया, फिर से रुक गया, अगेन स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग, फिर आगे बढ़ा, फिर कोलाइड किया, फिर रुक गया, देन अगेन स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग और फिर ये आगे बढ़ते चला गया, राइट? इस तरीके से देयर आर मल्टीपल कोलिजन, एंड ड्यू टू दिस मल्टीपल कोलिजन द वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कंपैरेटिवली लेस। इज इट क्लियर बेटा? ओके, वेरी गुड। अब जरा देखिए, समझना बात ध्यान से, चल चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है। ये जो इस पर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे? इज इट E into E? चार्ज में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही फोर्स होगा। अब देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E into E, और एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? इज इट इक्वल टू E into E by m? E into E by m, इज इट द एक्सेलरेशन? Yes. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Constant. कांस्टेंट। तो हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। लेट्स से कि ये यहाँ से आगे गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 पकड़ लेता हूँ, और फाइनल यानी एवरेज वेलोसिटी मेरा vt है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियली 0 प्लस एक्सेलरेशन E into m, और ये t टाइम की जगह पे हम लोग टाउ यूज करते हैं। दिस टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और ये अप्रोक्सीमेटली, इफ आई विल राइट दिस, सो अप्रोक्सीमेटली जो टाउ होता है वो 10⁻⁻14 सेकेंड्स होता है, अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग, approximately tau is 10⁻⁻14 सेकेंड। दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। सो ये जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, दिस इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आएगा बेटा? E into m into tau, राइट? ध्यान रखना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा एवरेज वेलोसिटी है, ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E, आपका चार्ज हो गया कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
एम मास और टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सो मैं लिख देता हूँ रिलैक्सेशन टाइम, इट इज टाइम between two successive collision। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। Is it fine? Yes. So Vd मतलब drift velocity is given by charge into electric field by mass into tau, where tau stands for relaxation time। ध्यान रखना ये Vd एक बार जेई ने पूछा था कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कैसा वेलोसिटी है, इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी। तो आंसर क्या होगा आपका, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का हम एवरेज निकालते हैं। इज इट ओके? समझ में आया सभी को पॉइंट? Yes, sir. ओके चलिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ खास है नहीं, बस लॉजिक से सेट कर लेना अपने को ढंग से। रैंडम भी है, ड्रिफ्ट भी है। रैंडम करंट नहीं बना रहा, ड्रिफ्ट करंट बना रहा है। ड्रिफ्ट करंट, अच्छा इसमें बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है। इस ये समझा ना बेटा, सबको क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ओके Yes, sir. ठीक है, बाद में आगे बात करेंगे इसमें। अब देखो होता क्या है कि मान लो एक कंडक्टर है, इसमें अलग अलग बुक का अलग अलग थीसिस है, बट मैं वो आपको स्टैंडर्ड बुक से बता रहा हूँ बाय टेकिंग हेलिडे एंड रेसनिक को ध्यान में रखें। हेलिडे रेसनिक ने यही फॉर्मेट फॉलो किया। इंडियन ऑथर के बहुत सारे बुक में अगर आप जाओगे तो Vd इज इक्वल टू E इंटू E बाई 2m ऐसे भी करता है, बट वो सही अप्रोच नहीं है। खैर मैं बताता हूँ क्या इसमें आर्ग्यूमेंट है, बट बिफोर दैट कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि ये मेरा वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में था। सो दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट में मूव करेगा। और इसका मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया a मीटर स्क्वायर है। एंड वी आर एज्यूमिंग कि स्मॉल n जो मेरा है, दिस इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n is number of charge particle per unit volume। So small n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास मान लो स्मॉल n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना। अब देखिए, मान लेते कोई लेंथ मेरा ये x पकड़ लेता हूँ, इतने x लेंथ में बात करते हैं, तो कितने इसमें चार्ज होंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू n इंटू एरिया इंटू x। अगर मैं नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? एरिया इंटू x विल बी द वॉल्यूम। सो अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज में, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे टोटल चार्ज मिलेगा? विल आई गेट दिस? Yes. ओके, अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? अगर हम टोटल चार्ज के बारे में डिस्कस करें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू NaX into E। E is the charge on one particle और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने थे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इतने थे, N into A into X। टोटल चार्ज इतना हो जाएगा। मुझे पता है करंट के बारे में, करंट इज डिफाइंड एज dq by dt। सो करंट अगर dq by dt है, यहाँ अगर हम प्लेस कर देंगे dq के जगह पे NaE into X over dt। N भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट। सो टेक दिस आउट। अगर मैं बाहर रिमूव कर देंगे Na into E को, अंदर क्या बच जाएगा? विल इट बी इक्वल टू बेटा dx by dt। अगर आप डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ना। तो क्या आएगा? इज इट NEA into Vd। सो करंट का एक ये भी फॉर्मूला है, NEA into Vd।
समझा सार्थक? इज इट क्लियर बेटा व्हाट आई सेड? Yes. अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम में उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ चार्ज मिल जाएगा। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज में एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं विच इज ई, तो मुझे टोटल चार्ज मिलेगा। बस उसका आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी मैंने पहले बताया है, या टू प्लेस इन दैट, और प्लेस करने के बाद मुझे रिजल्ट मिल गया करंट इज इक्वल टू एन ई ए इंटू डी टी इंटू वी टी। ध्यान रखना कि एन मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E is the charge on one electron, A मेरा area of cross section है, and VD stands for drift velocity. पहले पूरा डिस्कस कर लेते फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। डन बेटा, हो गया क्लियर सभी को? Yes, sir. आगे बढ़ते सेम उसी कॉन्सेप्ट को आगे हम मूव करेंगे। अब देखो करंट इज इक्वल टू मुझे मिला एन ई ए इंटू वी टी। समझना बात ध्यान से, करंट मुझे मिला एन ई ए इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज इट ई इंटू एम ओवर टाउ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास इंटू टाउ, वेयर टाउ स्टैंड्स फॉर रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं वीडी को यहाँ प्लेस कर दूं, सो कैन आई से दैट करंट इज इक्वल टू एन ई ए इंटू ई बाय एम इंटू टाउ। और करंट कितना हो जाएगा बेटा? इज एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे प्लेस कर दिया, सो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास इंटू टाउ, ये टर्म प्लेस कर दिया। ई इंटू ई विल बिकम ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ बाय एम इंटू ई होगा। अब आपको शायद याद हो, हमने पहले डिस्कस किया था एक बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पी बाय एल। याद है कॉन्सेप्ट? E stands for electric field and V stands for potential difference. So मान लेते हैं कि यहाँ सब हम बैटरी में ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ लेट्स एज्यूम दिस एज L. सो अगर मैं कंडक्टर का लेंथ L एज्यूम कर रहा हूँ, सो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में L से मल्टीप्लाई करोगे, सो विल बी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैन आई राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ? L stands for length. लिख सकते हैं क्या बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब ये जो टर्म यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, उसको हम यहाँ प्लेस करेंगे। हमने डिस्कस किया था ये बात इलेक्ट्रोस्टैट में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ आप यहाँ प्लग कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट करंट इज इक्वल टू एन ई ए स्क्वायर ई टाउ इंटू वी बाय एल। वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, मार्क माय वर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से क्या मिलेगा? V इज इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इंटू करंट आई। अब ये देखो, इसमें m मास भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है और टाउ भी कांस्टेंट है। सो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। और इसी टर्म को हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं एक टर्म से जिसको हम R बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। राइट? तो मेरा फॉर्मूला यहाँ से क्या बनता है? V इज इक्वल टू I इंटू
यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू ml बाय ne स्क्वायर a इंटू टाउ, ये मेरा रेजिस्टेंस होता है। ये पढ़ा था ना फॉर्मूला v इज इक्वल टू आई आर। इसमें इसमें r क्या है, m इंटू एल, मास इंटू लेंथ, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंटू लेंथ इंटू n इंटू e स्क्वायर इंटू a इंटू टाउ। अब मुझे एक बात बताओ, v इज इक्वल टू आई आर एक ओम्स लॉ है कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है? ध्यान रखना ये बात, v is equal to IR कोई ओम्स लॉ वगैरह है नहीं, इट्स अ मैथमेटिकल फार्मूला एंड दिस कैन बी अप्लाइड टू बोथ टाइप ऑफ कंडक्टर, दैट इज ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का मतलब हो गया वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन ओमिक का मतलब वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये दोनों कंडक्टर पे लगता है, वेदर इट इज ओमिक और नॉन ओमिक, v is equal to IR दोनों पे एप्लीकेबल है। सो ये मिसकंसेप्शन क्लियर करो कि v इज इक्वल टू आई आर कोई ओम्स लॉ है, नहीं है, इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, वेरी वेरी क्लियर। Am I clear everyone? Yes, sir. अब देखिए थोड़ा आगे और डिस्कशन को बढ़ाते हैं। अब अगर आप देखो तो इसमें से मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये कंडक्टर के अंदर का प्रॉपर्टी है तो खैर कांस्टेंट ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कंडक्टर का अपना प्रॉपर्टी है। ई तो चार्ज है फिक्स, टाउ भी कंडक्टर का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है। लेकिन लेंथ और एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या ये इंटरनल प्रॉपर्टी है कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टी? External. एक्सटर्नल। तो कैन आई से वन थिंग, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, R इज इक्वल टू m ओवर n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एल बाई, कैन वी से दिस? अब देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी इंटरनल प्रॉपर्टी, ई स्क्वायर भी इंटरनल प्रॉपर्टी, ये तो खैर कांस्टेंट ही है, टाउ भी कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो ये जो जितना टर्म आप देख रहे हो ना, ये टोटल टर्म इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अब ये जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसी की जगह पे हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, L by A, है ना? एंड दिस टर्म इज कॉल्ड व्हाट? रेजिस्टिविटी। पढ़ा होगा आपने कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अगर मैं मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, अगर मैं कंडक्टर का मटेरियल चेंज नहीं करता तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करता। तो ये जो टर्म है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी होता है m बाय एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। एम आई क्लियर बेटा? समझा सभी को पॉइंट ये? Yes. ओके। देखिए पूरा करंट हमको समझ में आ गया यहाँ से। V is equal to IR बेसिकली कोई ओम्स लॉ नहीं है, इट्स मैथमेटिकल रिजल्ट व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन ओमिक कंडक्टर एज वेल एज नॉन ओमिक कंडक्टर, दोनों पे लग सकता है। R होता है m इंटू एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। और उसमें थोड़ा सा स्वाद सोचेंगे और हम, तो रेजिस्टिविटी जो टर्म m इंटू एन, m बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इज इंटरनल प्रॉपर्टी, और उस इंटरनल प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी टर्म से डिनोट करते हैं। दिस इज द केस।
फाइन, समझ में आ गया? अनिका कॉस्ट तो विजिट के लिए बेटा, गॉट द कैलकुलेशन फॉर यूनिट बता दो जरा रेजिस्टेंस का कैसे करोगे? V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, सो रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू V बाय I। V मतलब वोल्टेज है, तो इसका यूनिट तो होगा वोल्ट। ये करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ऑलरेडी हमें पीछे पढ़ा हुआ है। सो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर, राइट? सो मुझे मालूम है कि एक टर्म है इसमें, दैट 1 वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम। सो सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करते हैं। सो ये ऑन द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट ओम, उनके नाम पे रखा गया इसका रेजिस्टेंस का यूनिट। सो V इज इक्वल टू IR, R विल बी इक्वल टू V बाय I। V हमारा वोल्टेज है तो वोल्ट हो जाएगा, करंट का एम्पियर हो गया, सो रेजिस्टेंस का होगा वोल्ट पर एम्पियर, एंड 1 वोल्ट पर एम्पियर is nothing but that is 1 ohm on the name of the scientist। okay, अब मुझे बताओ रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन भी जरा लिखिए, रेजिस्टेंस का डायमेंशन। वोल्टेज का डायमेंशन पता है कैसे लिखते हैं? वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद करो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया आपको। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एम आई क्लियर? सो वोल्टेज कितना हो जाएगा? वर्क डन का डायमेंशन होता है M1 L2 T माइनस 2 बाई चार्ज का हो जाएगा करंट इनटू टाइम, और नीचे एक और करंट है। सो रेजिस्टेंस का एम्पियर यूनिट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू M1 L2 A माइनस 2 into T माइनस 3 होगा ऐसा रेजिस्टेंस का डायमेंशन? स्मृति यस और ना बेटा? Yes. चलो रेजिस्टिविटी का यूनिट बताइए। तो रेजिस्टेंस के बारे में कहानी हो गया। रेजिस्टिविटी फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। लिखिए इसका यूनिट। बताओ यूनिट रेजिस्टिविटी का क्या होगा? हाँ कितना टाइम, वेरी गुड, एक्सीलेंट पीयूष। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। रेजिस्टिविटी का तो आपको पता ही है, लेंथ का मीटर और इसका हो गया एरिया का मीटर स्क्वायर, सो विल गेट कैंसल। सो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। एम आई क्लियर? इसका कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है, उसका होता है माहो, इसका होता है OHM, उसका होता है MHO। बाद में आता हूँ उसको। इसका डायमेंशन बता दो मुझे रेजिस्टिविटी का, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ एक एल ज्यादा हो गया, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू M1 L3 A माइनस 2 T माइनस 3। विल इट बी द डायमेंशन बेटा? हाँ सुपर, L3, हाँ L3। हाँ स्मृति आपने L माइनस 3 लिखा बेटा, रिमेनिंग एवरीथिंग इज राइट। चलो इज इट फाइन? क्लैरिटी है यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. चलो क्वेश्चंस करेंगे अभी बेसिस, इसके बेसिस। इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, ये सब कुछ डिस्कस किया हमने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस फार्मूला, एंड नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। रेजिस्टेंस तक कराता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल वन। मैंने आपको ऐसा दिया है कि चार्ज का फ्लो दिया है बेटा, इज 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 6। टाइम को हम मेजर करेंगे सेकेंड्स में और चार्ज को कूलम में। तो आपसे पूछा गया फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट
find instantaneous current at t is equal to 2 seconds. करिए. ठीक, गुड. पीयूष स्मृति, किसे करोगे इसको सॉल्व? ओके, ग्रेट. वास्तु, वेरी गुड. करो. तो पहले तो मुझे करंट निकालना है. सो करंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? इट्स डी क्यू बाई डी टी. अगर मैं चार्ज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा, एक्सीलेंट सार्थक, तो करंट मिलेगा. सो इम्प्लाइज आई विल बी इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 8. 2 सेकंड्स पे बोलना गया. 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8. सो करंट विल बी इक्वल टू 24 प्लस 16 प्लस 8. 64 आ रहा प्रणिका, चेक करो बेटा एक बार. हाँ, नारायणी, वेरी गुड. So 64 plus 16, this will be equal to what? 40 और 4 8 48. So current will be equal to 48 ampere. Okay, is it fine? Clear बेटा यहाँ तक पॉइंट सभी को? एक आधा और करके बता. हाँ, मान लो मैंने आपको करंट दे दिया है 4t plus 2 एम्पियर. आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड चार्ज फ्लो to 3 seconds. सही. 3 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो करेगा ये आपसे पूछा गया है. गो अहेड विद द कैलकुलेशन. कितना टाइम लग रहा है इसको बताएं. ओके, 24 कूलम. गुड प्रणिका, तो वेरी गुड. कैसे करोगे आप इसको? सेम वे में मुझे मालूम है करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. करंट दिया है मुझे 4t plus 2 dq by dt implies 4t into dt from 0 to 3 seconds. 0 to q, 0 से 3, and this will be also from 0 to 3. Okay, market is getting 42, Gaurav 24. Okay, एक ही आंसर अलग है. 0 to 3. So this will be q from 0 to q is equal to 2t square from 0 to 3 plus 2t from 0 to 3. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कैलकुलेशन. सार्थक, वेरी गुड बेटा. यूनिट लिखो सार्थक. q is equal to 2 into 9 plus 2 into 3. This is 18 plus 6, 24. Q is equal to 24. Am I clear?
क्लियर है सभी को यहाँ तक? कौस्तुभ, कनिका, क्लियर एवरीवन बेटा? कर लोगे इस टाइप अगर आएगा तो, whether it is differentiation or integration, will you be able to solve this? Yes, sir. एक और करके बताओ, अब नहीं कराता हूँ मैं, टाइम पास है, तुम्हें पता ही कैसे क्या करना है। मान लो मैं आपको करंट और टाइम का ग्राफ बोल रहा हूँ, इट्स से इस एक्सिस पे मेरा टाइम है एंड हियर वी आर हैविंग करंट। $20 एम्पियर per second. Find total number of charge flow in 4 second. क्या करोगे? करेक्ट, तो वेरी गुड। प्रणिका गलत है बेटा। करेक्ट। एरिया निकालना पड़ेगा ना, हमें ऑलरेडी मालूम है दैट करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया हमें चार्ज का फ्लो देता है। सो बेसिकली डेल्टा क्यू जो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ करंट एंड टाइम graph. So delta Q will be equal to half into $40 coulomb. Okay, no problem. Is it okay? Clear है सभी को पॉइंट यहाँ तक? कर लोगे आइदर करंट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या फिर एरिया कैलकुलेट करना है। Yes, sir. चलो लिखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड वेट अलकम, अभी आ रहा वही नंबर ऑफ चार्ज पे आ रहा बेटा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लोन। सो क्वेश्चन सेज कि फाइंड number of charge flown if 0.5 ampere of current flows for 1 minute। अगर 1 मिनट में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो बताइए कि 1 मिनट में 1 मिनट तक कंटिन्यूसली 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो बताइए कितना चार्ज फ्लो करेगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज से अच्छा इलेक्ट्रॉन। हाँ ये आवश्यक। Okay. Find total number of electron flows if 0.5 ampere of current flows for 1 minute। ओके, देखिए कैसे करेंगे। वेरी गुड प्रणिका। Kaustubh is getting 2, Pranika is getting 1.25।
कैसे अप्रोच करोगे, कोई बताओ मुझे एक लॉजिक। प्रणिका कैसे किया बेटा आपने, तुम्हारा क्लोज है, हाउ यू हैव डन दिस? सर टोटल चार्ज निकाला और इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए पहले केस में करंट इज इक्वल टू होता है dq बाई dt, यानी चार्ज फ्लो बाय टाइम। सो करंट मुझे दिया 0.5 इज इक्वल टू t, टाइम मुझे दिया 1 मिनट, इंप्लाइज 60 सेकंड, दैट विल बी हाँ cos to अब बराबर है। प्लेनिका गलत है बेटा आपका, इसको मल्टीप्लाई करो प्लेनिका, सही है, बस मल्टीप्लाई इट। अच्छा नहीं प्लेनिका का नहीं, स्मृति तुम्हारा सही है बेटा, प्लेनिका यू आर राइट। स्मृति मल्टीप्लाई करो इनटू टाइम विच इज 60। सो यहाँ से चार्ज कितना मिलेगा आपको, विल इट बी इक्वल टू 0.5 इंटू 60, पॉइंट हटा दिए 0 आ गया, सो Q विल बी इक्वल टू 30 कूलम। क्या 30 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा? अब देखो एक कूलम के चार्ज में 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स था, इफ यू रिमेम्बर। सो 30 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, will it be equal to 30 into 6.25 into 10 raised to power 18। एक जीरो से शिफ्ट कर दिया, सो क्या टोटल नंबर हो जाएगा, लेट्स से कैपिटल N इज इक्वल टू 3 into 6.25 into 10 raised to power 19। So capital N will be equal to, is it 18.75 into 10 raised to power 19 electrons? 18.75 into 10 raised to power 19. This will be the final answer. नहीं बेटा ये ऑलरेडी कर दिया था मैंने, ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी आपको बताया, इसलिए मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, टोटल 1 कूलम में आप एवोगाड्रो नंबर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टी डिवाइड कर दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। सो ऑलरेडी मुझे ये पता है तो मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया है कि एक कूलम में 6.25 into 10 raised to power इलेक्ट्रॉन्स होता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, दिस आई ऑलरेडी नो। अगर आपको ये नहीं पता है तो कैसे निकालोगे, सी Q इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर आपको पता होगा तो टोटल चार्ज आपका 30 था, n आपको पता करना था, और 1.6 into 10 raised to power -19 होता है। So n will be equal to 30 by 1.6 into 10 raised to power -19। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको वही रिजल्ट आएगा। ओके, am I clear everyone? क्लियर है सबको प्रॉपर्ली? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बेसिक कराऊंगा, अभी तक मैंने करंट डेंसिटी पढ़ाया नहीं, जो टर्म पढ़ा है करंट, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, अभी उसी पे स्टिक करेंगे क्वेश्चंस को लेकर। ये बन जाएगा बेटा इस टाइप का प्रॉब्लम, वेदर इट इज डिफरेंशिएशन वाला, इंटीग्रेशन वाला या एरिया कैलकुलेशन, हो जाएगा सब कुछ। Yes. एक कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और एरिया A मीटर स्क्वायर है। सो कंडक्टर having length L and area of cross section A meter square has a resistance R ohm, R ohm है ना, इसके पास रेजिस्टेंस है R ohm का। अब क्या कह रहा है, इफ इट इज stretched to twice its original length, find
न्यू रेजिस्टेंस, करिए। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस 4R। ओके, कैसे किया बोथ ऑफ यू? कोई बता दो एक दोनों में से, इधर रनिका स्मृति, कोई एक बताओ, दोनों का सही। हाँ सर पहले जो लेंथ मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए लेंथ ट्वाइस किया तो क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा, एंड देन R इक्वल टू रो एल बाई अप्लाई किया। ठीक है। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब लॉजिकल बात हमने पहले डिस्कस किया था कि रो वॉज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। सो m तो कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। तो आपको स्ट्रेच करने से या कंप्रेस करने से n पे तो कोई चेंज होगा नहीं और टाउ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। अब क्या है कि अगर आपने इसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया तो लेंथ अगर डबल होगा तो एरिया हाफ हो जाएगा, सो दैट उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो सेकंड केस में मान लो रेजिस्टेंस मेरा r डैश है, सो r डैश इज इक्वल टू लेंथ तो मेरा डबल हो गया एंड एरिया विल बी हाफ, एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ डबल हो गया, एरिया हाफ हो जाएगा। सो देयरफॉर r डैश विल बी इक्वल टू 4 ब्रैकेट रो l बाय a, और रो l बाय a इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू r, सो r डैश विल बी इक्वल टू। वेरी गुड, सुपर इजी प्रॉब्लम है लेकिन पूछता है। क्लियर है पॉइंट बेटा? यस सर। खुद से सोच समझ के बताना है। मान लो मेरा एक क्यूब है, सो यार आई एम मेकिंग अ क्यूब हियर, या क्यूबॉइड ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यूबॉइड ऐसा है, ठीक। अभी तक करंट डेंसिटी हमने डिस्कस नहीं किया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो ये मेरा साइड ए दिया है और ये मेरा साइड बी दिया है, बी, ठीक है, और ये हाइट मेरा सी दिया हुआ है। अब इस केस में करंट यहां से इंटर करेगा, कर रहा है मान लो, और करंट यहां से एग्जिट कर रहा है। करंट यहां से इंटर कर रहा है, यहां से एग्जिट कर रहा है। दो ही बता दो, ये मेरा फर्स्ट केस और ये सेकेंड केस। यहाँ से एग्जिट किया है, यहाँ एंटर किया, यहाँ एग्जिट कर रहा है, और फर्स्ट केस में यहाँ एंटर किया, यहाँ एग्जिट किया, राइट। आपको मुझे मटेरियल जो है इसका रेजिस्टिविटी दिया है ओम, रो ओम मीटर, ये मालूम, बताइए रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट करंट फ्लो एंड द सेकंड करंट फ्लो। तो जो मेरा पहला करंट फ्लो है, ये वाला जो करंट फ्लो है, इस करंट फ्लो के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? ओके, देखिए, गुड, सुपर। फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब मुझे एक बात बताओ, जब करंट ऐसे फ्लो होके जा रहा है तो अब मेरा लेंथ कितना हो जाए, क्या होगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा? सी। सी, नहीं, हाँ करेक्ट। सो सी हो गया, इसका मतलब R इज इक्वल टू रो इंटू सी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? ए बी। तो ये मेरा रेजिस्टेंस होगा पहले करंट फ्लो के लिए। फॉर सेकंड करंट फ्लो, फॉर सेकंड करंट फ्लो बताइए क्या होगा रेजिस्टेंस? अगेन सेम, R इज इक्वल टू रो एल बाई। अब मुझे बताओ इस केस में क्या होगा L मेरा? व्हाट विल बी L इन दिस केस? ए। सुपर, वेरी गुड, दिस इज A,
और क्रॉस सेक्शनल एरिया C. BC, ये ना क्रॉस सेक्शनल एरिया BC हो जाएगा। अच्छा, एक Yes. बात नोटिस कर रहे हो कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर मैं करंट फ्लो के डायरेक्शन को भी चेंज कर दे रहा हूं तो मेरा रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, राइट। सो रेजिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई एम राइटिंग हियर। रेजिस्टेंस will depend on डायरेक्शन। डायरेक्शन वर्ड यूज करना गलत है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, पर ठीक है, तुम्हें समझ रहा डायरेक्शन क्यों यूज किया मैंने। रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो ये करंट फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है, इस बात पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। सर बोलो। सर फिर ये रेजिस्टेंस भी टेंसर क्वांटिटी के टाइप में होगा सर? इसलिए तो टेंसर है करंट, मैंने लिखा है ना, करंट एक्चुअली टेंसर है, बट टेंसर सिंस हमारे सिलेबस में नहीं है, देयरफॉर वी गो इट एज अ स्केलर। टेंसर है, लेकिन टेंसर हमें पढ़ना नहीं, इसलिए मैंने स्केलर में बता दिया। इज इट फाइन, क्लियर है बेटा यहाँ तक पॉइंट? यस सर। चलो आगे बढ़े। नाउ करंट डेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया है। करंट डेंसिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको समझने के लिए मान लो मैंने कोई कंडक्टर ऐसे बना दिया है, जैसे कि मेरा कोई कंडक्टर ऐसा है, ये मेरा मान लो कोई कंडक्टर लाइक दिस, थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ इसको। ये मेरा कोई कंडक्टर, ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया चेंज होता जा रहा है, राइट। अब इस पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं J से, और करंट होता डेंसिटी होता है करंट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। ये जो टर्म है J, दिस इज माय करंट डेंसिटी, ये जो टर्म है I, दिस इज योर करंट, एंड दिस स्टैंड्स फॉर एरिया। Is it fine? Okay. करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। सो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट कितना हो जाएगा बेटा करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, इट्स यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। सो करंट डेंसिटी हैज द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि करंट बेसिकली इट्स अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मेरा करंट डेंसिटी का है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं दो सेक्शन लेता हूँ, लेट मी से दिस इज माय सेक्शन नंबर 1, और यहाँ पे मेरा दूसरा सेक्शन है सेक्शन नंबर 2, तो मैंने दो सेक्शन प्लॉट कर दिए। So I plotted the two sections. So, ऐसे लेते हैं, ये मेरा एक पहला सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन, ये पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन।
अब मुझे बताइए कहाँ का एरिया ज्यादा है, ए का कि 1 का एरिया ज्यादा है कि 2 का एरिया ज्यादा है? 1. और दिख रहा है अपने को। तो पहला पॉइंट है कि एरिया ऑफ 1 इज मोर देन एरिया ऑफ 2। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, करंट डेंसिटी का वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पे ज्यादा होगा कि 2 पे ज्यादा होगा? 2. 2. तो हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ एट 1 विल बी vd1, ड्रिफ्ट लिखना है। सो vd1 विल बी लेस देन vd2। तो डिस्चार्ज तो उतना ही है, याद करो फ्लूइड में हमने डिस्कस किया रहेगा ये बात। vd1 विल बी लेस देन vd2, मतलब 2 पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है 1 के कंपैरिजन में। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, करंट 1 पे और 2 पे सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा? वन पे या 2, यहाँ पे और यहाँ पे 1% पे 2% पे करंट सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा? Sir, different. सेम। करंट क्या था देखो, करंट था NEA इंटू VD। NE तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एरिया अगर ज्यादा है तो VD कम है, यहाँ पे एरिया कम है तो VD ज्यादा। अल्टीमेटली इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहता है, करंट विल रिमेन सेम। I1 is equal to I2 and that is equal to I। करंट चेंज नहीं होता, करंट चेंज नहीं होता, करंट उतना ही रहेगा, क्योंकि एरिया अगर जहां पे ज्यादा है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, जहां पे एरिया कम है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है। सो अल्टीमेटली दोनों ही जगह पे एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रोडक्ट फिक्स्ड रहेगा एंड देयरफॉर करंट विल रिमेन सेम। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ करंट डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगा, पॉइंट नंबर 1 पे कि पॉइंट नंबर 2? 2. लॉजिकल बात है, जहां पे एरिया कम है वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगा। सो पॉइंट 2 पे करंट डेंसिटी विल बी मोर देन द करंट डेंसिटी एट पॉइंट 1। So current density to the current. Is it clear? Yes, sir. Good. So is this similar to the equation? Yes, beta, exactly same. वहां मैंने क्या बोला, वो वाटर करंट है, फ्लो ऑफ वाटर, ये इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज। चीजें तो एक ही है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, एरिया इनटू वेलोसिटी। वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास था, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा बस। इज इट क्लियर? समझ में आया कॉन्सेप्ट सभी को प्रॉपर्ली? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes. चलो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेता हूँ मैं IIT के फर्स्ट ईयर से। क्वेश्चन लिखिए, 2015 जेई मेंस का क्वेश्चन है। when a 5 volt potential difference when a 5 volt potential difference when a 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electron is 2.5 into 10 raised to power minus of 4 meter per second. Drift velocity of electron is a 2.5 into 10 raised to power minus 4 meter per second. If the electron density of wire is 8 into 10 raised to power 28 per meter cube, the resistivity of material is close to. Find resistivity of material. क्वेश्चन था जेई मेंस 2015।
ऑप्शन नंबर ए है 1.6 into 10 raised to power -8 ohm meter. ऑप्शन नंबर बी है 1.6 into 10 raised to power -7 ohm meter. ऑप्शन नंबर सी है 1.6 into 10 raised to power -5 ohm meter. And option number D है 1.6 into 10 raised to power -6 ohm meter. कैलकुलेट करो. Okay, Vaishnavi, I'll do one thing. I'll share the notes. है ना, मैं ये notes ही share कर दूंगा ये PDF, so that it will be helpful for you. Okay, is it clear बेटा? वैष्णवी, मैं ये पूरा PDF ही share कर देता हूँ. Option number C, the positive answers. Topic 1, question number 2. Yes, superb. First, very, very good. 2 का C is the right answer. 1.6 into 10 raised to power -5 it is. हाँ, बरोबर है. कैसे किया बेटा? First, how you have done this? Sir, P is equal to IR realization. पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का दिया है, मुझसे रेजिस्टिविटी पूछा गया है और लेंथ दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया. तो पहले तो करंट निकाल. करंट कैसे निकालोगे? सो करंट इज NEA into VD. सो करंट N कितना दिया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम to 10 raised to power 28. देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 raised to power -4 के रेंज में, जो मैंने बोला था. हैंड रिटन नोट्स नहीं है पूनम, जो भी था वो जेई एक ही नोट्स था. हैंड रिटन नीट के लिए और जेई के लिए दोनों के लिए सेम ही होगा. मैंने ऑलरेडी शेयर किया है वो बेटा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में सिर्फ फॉर्मूलाज है और फॉर्मूला जेई और नीट दोनों के लिए सेम ही रहेगा, सिर्फ प्रॉब्लम्स का लेवल अलग होता है. दिस इज इनटू 2.5, मैंने वो शेयर किया आपके साथ. 2.5 into 10 raised to power -4 into E into एरिया. सो करंट कितना हो जाएगा? 8 पे 4 16 34. Is it 20 into 10 raised to power 24 into E का वैल्यू लिख सकते 1.6 into 10 raised to power -19 into एरिया. सो करंट कितना हो जाएगा? 32 into 10 raised to power 24 -19. Is it equal to 5 into एरिया? कितना करंट आ गया?
एरिया नहीं दिया, राइट। अब ये करंट आने के बाद V इज इक्वल टू, अगर आप IR करोगे कितना हो जाएगा, V इज 5 into 32 into 10 raised to power 5 into area into resistance is rho into L by area. एरिया से एरिया कैंसिल, लेंथ अपने को दिया 0.1 मीटर, सो अगर हम प्लेस कर देंगे, सो विल इट बी इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 32 into 10 raised to power 5 into resistivity into length is 0.1, so this is 3.2 actually, so resistivity हो जाएगा 5 by 3.2 into 10 raised to power minus 5, so divide कर दोगे approximately 1 point something आएगा, it will be 5 divided by 32 कितना आ रहा है, सब तो 1.6 ही है, तो इसमें तो फर्क पड़ता नहीं, so we 1.6 into 10 raised to power minus of 5 ohm meter, so the correct answer for this question is option number C. Am I clear? Yes, sir. Very good. ठीक, आगे बढ़े। ये देखो कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था, जस्ट यू नीड टू नो द फॉर्मूलाज। टेम्परेचर डिपेंडेंस अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। एक और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 1 millimeter square. An electron beam has a aperture of 1 millimeter square. The total of 6 into 10 raised to power 16 electrons. So total of 6 into 10 raised to power. Total of 6 into 10 raised to power 16 electrons go through any perpendicular cross section per second. So total electrons 6 into 10 raised to power 16 electrons go through any perpendicular section per second. Find number 1 the current, and the current density in the beam. And B part में पूछ रहा है current density in the beam. Go करो calculations. Excellent, सुपर, बहुत बढ़िया दोस्तों। पहले तो करंट पूछा है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो कर रहे हैं। सो एक सेकेंड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं 6 into 10 raised to power 16, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा जो फ्लो करेगा एक सेकेंड में। सो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 6 into 10 raised to power 16 into 1.6 into 10 raised to power minus 19, सो टोटल चार्ज जो हो जाएगा 9.6 into 10 raised to power minus of 3 कूलम। सो करंट होता है चार्ज, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, तो ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। सो करंट हो जाएगा 9.6 into 10 raised to power of minus 3 एम्पियर, क्योंकि ऑलरेडी दिया चार्ज कूलम पर सेकेंड, तो ये Q/T का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। एक पार्ट तो ये हो गया 100,
नाउ सेकंड पार्ट में मुझे करंट डेंसिटी पूछा, दिस इज पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 2 में मुझे करंट डेंसिटी पूछा है. सो करंट डेंसिटी इज करंट बाय एरिया. सो करंट डेंसिटी हो जाएगा, करंट इज 9.6 into 10 raised to power minus 3, एरिया हो गया मिलीमीटर, 10 raised to power minus 3 का स्क्वायर, so this is 10 raised to power minus 6 of meter square. This will go up. So current density हो जाएगा 9.6 into 10 raised to power minus 3 into 10 raised to power plus 6. So implies कि जो मेरा current density होगा that will be 9.6 into 10 raised to power 3 ampere. This will be the final answer of part 1 and part A and part B. Is it clear? समझ में आया बेटा? Clear to everyone? Yes, sir. ठीक. अगले लेक्चर में और आगे डिस्कस करेंगे. आज एक बहुत मेजर सेक्शन हमने करंट का डिस्कस किया. आज मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेना. In the next lecture, we'll discuss with the current dependence on temperature. So resistivity का पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर की वजह से. Then उसके बाद Ohm's law and then series and parallel. और फिर उसके बाद questions based on that. आज का लेक्चर क्लियर है बेटा सबको? पॉइंट ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक. So please send last to. अच्छा ओके, I'll करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ बेटा. ठीक है, मैं ये पीडीएफ इसका I'll send on the group only. ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ. Is it clear to everyone? Yes. We'll wind up for today beta. We'll discuss the remaining part in tomorrow's lecture. Thank you, sir. Bye. 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 Lecture I'll upload by Rishikesh by evening. मेरा लेक्चर है कंटिन्यूअसली, तो इवनिंग में अपलोड कर दूंगा.